हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान का चौथा अध्याय अर्थात कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग समझेंगे कि कार्बन की प्रारंभिक पहचान क्या है, कार्बन के सामान्य गुणधर्म क्या है और कार्बन के कौन कौन से जो है यौगिक हैं जो हमारे आसपास हैं। इन सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन की प्रारंभिक पहचान समझते हैं। ठीक है, कि कार्बन जो है सामान्य रूप से किस अभिलक्षण या किस चरित्र के द्वारा जो है पहचाना जाएगा या जाना जाता है। ठीक है, चले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के कुछ सामान्य अभिलक्षण यानी सामान्य चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है कि कार्बन शब्द। तो भाई जो कार्बन का जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कार्बो से हुआ है, जिसका मतलब है कोल यानी कोयला। इसलिए कहना पड़ा कि कार्बन का शाब्दिक अर्थ कोयला है, जिसे लैटिन भाषा में कार्बो कहते हैं। ठीक है, मतलब यह हुआ कि जो कार्बन शब्द है उसका संबंध कार्बो से है और जो कार्बो का संबंध जो है वह लैटिन भाषा से है और कार्बो का मतलब लैटिन भाषा में कोल यानी कोयला है। ठीक है, तो कोयला जो है यह प्रारंभिक पदार्थ था जो समझ में आया कि भाई इसमें कार्बन कंटेंट है, कार्बन प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा कार्बन तो सर्वव्यापी है, जिसके बारे में हम लोग जो है अभी थोड़ी देर बाद इस अध्याय में समझेंगे। एक टर्म, एक वहां पर पद लिखा हुआ है, ठीक है, कि वर्सेटाइल। ठीक है, वहां पर हम लोग समझेंगे कि कार्बन का जो बहुमुखी जो है यानी बहुउद्देश्य, जिसका उपयोग हर क्षेत्र में है। ठीक है, तो सर्वव्यापी की तरह यह काम करता है कार्बन। चलिए पहले हम लोग जो है इसका समझते हैं। सामान्य अभिलक्षण हम लोग समझ रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि कार्बन का शाब्दिक अर्थ कोयला है, जिसे लैटिन भाषा में कार्बो कहते हैं। दूसरी बात है रासायनिक प्रतीक, मतलब केमिकल सिंबल जो कार्बन का होता है वो सी होता है। ठीक है, कार्बन का रासायनिक प्रतीक सी है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 यानी 6 होता है। द्रव्यमान संख्या मास नंबर 12, 13, 14। इस जो वो द्रव्यमान संख्या है इसके परिवर्तन का मूल आधार होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या के बदलने से समस्थानिकों का निर्माण होता है। इसलिए कार्बन की ये जो 3 है वो समस्थानिक है। ठीक है, जिसे हम क्रमशः जो है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के रूप में हम जानते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये जो तीनों हैं यह कार्बन तत्व के समस्थानिक है। यह कार्बन तत्व के समस्थानिक हैं। ठीक है, समस्थानिक यानी इसी को आप कहते हैं आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है अलग अलग द्रव्यमान संख्या होने के कारण, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक नहीं बदल रहा है, इसलिए आवर्त सारणी में इनका स्थान निश्चित है, फिक्स है, इसीलिए इनको समस्थानिक कहा गया। अगला है अपरूपक यानी एलोट्रॉप्स। भाई अपरूपक क्या होते हैं, इनको जरा समझने का प्रयास करते हैं। भाई कहा गया है कि वे पदार्थ
जिनका जो रासायनिक तत्व है वह सेम है, लेकिन उनकी बनावट, उनकी भौतिक अस्तित्व उनका अलग अलग है। इसे हम अपरूपक कहते हैं। जैसे हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन, ठीक है, ये तीनों जो है कार्बन के अपरूपक हैं, क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना में रासायनिक जो तत्व उपयोग किए गए हैं वो सब कार्बन है, लेकिन उस कार्बन की व्यवस्था, कार्बन का आपसी जो है जो क्रियाशीलता है, आपस में जिस प्रकार बॉन्ड बनाए हैं, जिस प्रकार बंध बनाए हैं, वो सारी जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है। इसके कारण इनके अलग अलग रूप हुए, लेकिन अलग अलग रूप होने के बावजूद इनमें जो मूल तत्व है, जिस तत्व से इनका निर्माण हुआ है, वो कार्बन ही है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जिनका मूल तत्व यानी जिससे उनका निर्माण हुआ है, अगर वह तत्व सेम हो, एक ही प्रकार का हो और उसके रूप अलग अलग हो, तो इसे हम अपरूपक कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है आगे की कि भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है इनकी प्रतिशतता दिया है 0.025%। अभी हमने आपको शुरुआत में कहा था कि भाई जो कार्बन होते हैं ये सर्वव्यापी हैं। उसी सर्वव्यापी को जो है वर्सेटाइल के रूप में जो है स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है। सर्वव्यापी कैसे कि हमारे आसपास बहुत से पदार्थ हैं, मतलब कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं बचा है, कुछ को छोड़ दें, जैसे हम लवण, ठीक है, लेकिन इसमें भी आ जाएंगे आप, जैसे सोडियम कार्बोनेट समझेंगे, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर जो पदार्थ है वो कार्बन से ही बना हुआ है। पूरा जैव संगठन कार्बन से बना हुआ है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब कि जितने भी फ्यूल्स हैं, जितने ईंधन है, वो सब हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे का जो है देते हैं कि आखिर में कार्बन के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है। तो अब हमारे पास जो आता है सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं। कार्बन के सभी संभावित यौगिक, जो बहुतायत यौगिक जो कार्बन के हैं, वह हाइड्रोकार्बन्स हैं जो मुख्य रूप से ईंधन के रूप में है, और दूसरा जो है वह आपके पास आएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। मतलब जैविक और अजैविक जो कार्बन के यौगिक हैं। तो जैविक मतलब क्या है कि कार्बन की वे यौगिक जो जैव संगठन में भाग लेते हैं, जैव संगठन के निर्माण में प्रतिभागी के रूप में जो है एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उन्हें जो है जैविक यानी ऑर्गेनिक पदार्थ कहा गया, यानी ऑर्गेनिक यौगिक कहा गया, जैविक यौगिक कहा गया। दूसरा है इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं यानी जो अजैविक यौगिक होते हैं, वे यौगिक कार्बन के तो होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जो है जैव संगठन में भाग नहीं लेते, डायरेक्ट नहीं लेते। यानी वह जो है किसी भी कुछ एक उचित प्रक्रियाओं के द्वारा जो है सबसे पहले वो जैविक अणु में यानी जैविक कंपाउंड में वो बदलते हैं, फिर जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो है हमारे जैव संगठन में वो भाग लेते हैं। तो ये कहा गया कि जो अजैविक यौगिक हैं यही कुछ विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा जैविक यौगिक में बदलते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखना चाहें तो देखें, वह है कार्बन डाइऑक्साइड
और पानी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये जो दोनों यौगिक हैं यह इनऑर्गेनिक है, मतलब यह अजैविक यौगिक है। तो इनको जैविक यौगिक में कैसे बदलेंगे? इसके लिए हमारे प्रकृति में एक बहुत सुंदर सी अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में पेड़ पौधों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहां पर इन दो यौगिकों का हम उपयोग करते हैं और इनके उपयोग से C6H12O6 यानी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इसके साथ साथ प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो आपके पास अजैविक यौगिक है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बदल गए हैं, जहां पर सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी और ये सारी घटना क्लोरोफिल नामक जो है एक रसायन के अंदर होगी, तब जाके ये प्रक्रिया पूरी होती है और ये पेड़ पौधों में होता है जो हरे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अजैविक यौगिक जो होते हैं वह जैविक यौगिक में बदले जाते हैं और जिसके लिए कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रिया जो है इन्वॉल्व होती है, जिसमें से प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहां पर हमें कुछ ऐसी चीजें समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन यौगिक ऑर्गेनिक है यानी जैविक है और कौन इनऑर्गेनिक है यानी अजैविक है। इसको समझने के लिए हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है और वो क्या है, आइए हम समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये देखेंगे कि कौन सा यौगिक ऑर्गेनिक यानी यौगिक मतलब जैविक यौगिक है। तो समझें कि देखिए, जिस यौगिक में मूल रूप से 3 तत्व उपस्थित हों, इनका तीनों का एक साथ होना अति आवश्यक है। जैसे कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जरा ध्यान से इस बात को समझें, मतलब कि जिस रासायनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एक साथ मौजूद हैं और इसके अलावा कोई भी तत्व अन्य तत्व हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है ठीक है, अन्य तत्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैविक यौगिक होने के लिए इन 3 तत्वों का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा अन्य तत्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सरलता से पहचान सकते हैं कि कौन यौगिक जो है जैविक है यानी ऑर्गेनिक है, कौन इनऑर्गेनिक है।
ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक चीज समझ लें, जैसे हम बात करते हैं मेथेन का। अगर हम मेथेन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहां एक चीज दिखाई दे रहा है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कि यह जो है जैविक यौगिक नहीं है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं मौजूद है, इसलिए यह भी जो है जैविक यौगिक नहीं है। इसी तरह से आप पानी को ले लें, H2O। H2O में भी हम देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मौजूद है लेकिन कार्बन नहीं मौजूद है। इसका मतलब यह भी जो है जैविक अणु यानी जैविक पदार्थ यानी जैविक यौगिक नहीं है। ये सब क्या है? ये सब अजैविक है यानी इनऑर्गेनिक है। अब इनको किसी भी तरह से अगर जैविक में बदलना है तो कुछ प्रकाश संश्लेषण जैसी रहस्यमयी घटनाओं से, प्रक्रियाओं से गुजरना ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया है इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक पदार्थों के भीतर ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी उनके निर्माण करने में इनका योगदान होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, कि भाई हाइड्रोकार्बन पहला भाग हो गया, कार्बन का जो यौगिक है इसका पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब दूसरे भाग को समझें। यह है हाइड्रोकार्बन्स। भाई हाइड्रोकार्बन बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक बात समझा था कि जितने भी ईंधन हैं इस पृथ्वी पर सब हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का एक परिभाषा है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से निर्मित पदार्थ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन के आपसी संयोग से जो पदार्थ बना वो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के नाम में ही है हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, अब आगे आया कि भाई हाइड्रोकार्बन जो है कितने तरह के होते हैं, तो कहा गया है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, आखिर वो जो दो तरह कौन कौन से हैं, चलिए इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई जो इनके दो तरह हैं, तो सबसे जो प्रथम प्रकार का है और जो तरह का है यह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड का मतलब है संतृप्त का मतलब है कि वह हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन रासायनिक रूप से संतुष्ट है। रासायनिक रूप से संतुष्ट होने का मतलब है कि कार्बन जो है वो 4 बांड बनाता है। अगर उसके सभी चारों बांड बाहर के परमाणुओं से संतुष्ट है तो अब वह जो है सैचुरेटेड यानी संतृप्त कहा जाएगा। और इसका मतलब हो गया कि जो कार्बन है, अभी इसके पास हमने देखा कि कार्बन जो है 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये 4 बांड है। अगर ये चारों बांड अलग अलग परमाणुओं से संतुष्ट है तो कहा जाएगा कि ये जो यौगिक है हाइड्रोकार्बन है, यह जो है रासायनिक रूप से संतुष्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानने का एक तरीका है कि भाई अगर कार्बन डबल बांड यानी द्वि आबंध या त्रिक आबंध मौजूद है तब वह जो है असंतुष्ट होगा रासायनिक रूप से,
यानी वो क्रियाशील होगा, यानी अभी अपने आसपास के परमाणुओं से अभी आबंधन बनाने में सक्षम है, बाइंड बना सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो है वो दो तरह के हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ये रासायनिक स्तर पर संतुष्ट होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ये रासायनिक स्तर पर असंतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें आता है एल्केन्स, एल्केन्स आते हैं, और जो एल्केन्स हैं ये तो संतुष्ट है, और जब ये संतुष्ट है तो यह रासायनिक सक्रियता में सबसे निचले स्तर पे होगा, यानी कम सक्रिय होगा। इसीलिए एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स। ठीक है, तो इसे हम पैराफिन्स भी कहते हैं। ओके, अब दूसरी बात हो गई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके पास आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। अब देखें, एल्केन्स का सामान्य रासायनिक सूत्र है CnH2n+2, मतलब N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर एक कार्बन है तो यहां पर 2 रखेंगे, तो 2 × 1 और इसका 2, तो मतलब यहां पे 4 आ जाएगा कुल मिला जुला के, तो यानी मेथेन बनेगा। इसी तरह से ये कार्बन की संख्या आप निर्धारित कर लेंगे, इसके बाद इसका अणु सूत्र बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से एल्कीन्स का होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। अब क्या है कि जो एल्केन्स हैं, ठीक है, यानी जो आपके पास एल्केन्स हैं, इसमें जो कार्बन मौजूद है, जितने भी कार्बन मौजूद होंगे सब में एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन एल्कीन्स बनने के लिए कम से कम एक पेयर यानी एक जोड़े कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। मतलब कम से कम एक जोड़ा कार्बन ऐसा हो जिसमें डबल बॉन्ड हो, उसके बाद आगे ऐसे जोड़े और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम एल्कीन्स के लिए कम से कम एक जोड़ा कार्बन होना चाहिए जिसके बीच में डबल बॉन्ड मौजूद हो, इसके बाद हो। एल्काइंस में भी यही बात होता है कि यहां पर जो एक जोड़ा कम से कम कार्बन होना चाहिए जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिक बंध हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एल्केन्स में सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं, एल्कीन्स में कम से कम एक जोड़ा कार्बन द्विबंध से जुड़ा होता है, एल्काइंस में कम से कम एक जोड़ा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिक आबंध से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये इनकी पहचान होगी। इसके आगे डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले, मतलब द्विबंध या त्रिक बंध के और भी जोड़े कार्बन के हो सकते हैं, लेकिन वो सब एल्काइंस और या एल्किन्स में आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझा कि भाई जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें एल्केन्स होते हैं जिसमें सभी कार्बन एकल बंध से आबंधित होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स दिखाई दिए, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस। जो एल्काइंस है उसमें कम से कम एक जोड़ा कार्बन परमाणु मौजूद होना चाहिए जिसके बीच में द्विबंध हो। एल्काइंस होने के लिए कम से कम एक जोड़ा जो है कार्बन मौजूद होना चाहिए
जिसके बीच में त्रिबंध हो। ठीक है, तो यह हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद जो है ये देखा जाता है, कहा जाता है किसी भी जो कोई भी जो कैटेगरी बनती है, कोई भी जो वर्गीकरण होता है, उसका जो सबसे प्रथम जो सबसे पहला जो यौगिक है वह सरल यौगिक कहलाता है। ठीक है, यानी सबसे सिंपल कंपाउंड कहलाएगा। तो चलिए देखा जाए कि आपके पास जो एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं और एल्काइंस हैं, इनके कौन कौन से यौगिक सबसे सरल होंगे, प्राथमिक यौगिक। तो भाई अब हमारे पास है एल्केन, एल्केन्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एल्कीन, तीसरा है आपके पास एल्काइन, एल्काइंस। ठीक है, अब जरा इनके सामान्य रासायनिक सूत्र पर जरा ध्यान दें। इनका है CnH2n+2, यहां पर है CnH2n, यहां पर है CnH2n-2। अब चले देखें तो एल्केन्स में एक शर्त नहीं लगाया है कि एक जोड़ा कार्बन की, कोई बातें नहीं किया। वहां तो एक कार्बन के बीच में भी जो है सिंगल बॉन्ड बन सकता है। इसलिए एल्केन्स जितने भी होंगे उनका जो सबसे शुरुआती नंबर होगा वो n बराबर 1 होगा। तो इसके लिए एल्केन के लिए n बराबर 1 मान्य है, लेकिन एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए n बराबर 1 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसकी शुरुआत होगी n = 2 से, क्योंकि शर्त बोल दिया है कि एल्कीन्स और एल्काइंस की परिभाषा में ही कहा है कि कम से कम एक जोड़ा कार्बन होना चाहिए। जोड़ा मतलब 2 कार्बन होना चाहिए। लेकिन एल्कीन्स में और एल्काइंस में जब हम लोगों ने यह बात देखा कि भाई यहां एक जोड़ा मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, लेकिन एल्केन्स के लिए ऐसा कोई शर्त नहीं है। वहां एक ही कार्बन के बीच में जो अपने आसपास में सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए एल्केन्स का जो शुरुआती नंबर जो n का होगा वह 1 होगा, लेकिन एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए 2 होगा। तो सबसे सरल कौन होगा, अब यहां वैल्यू रखें तो यहां पर आप देखेंगे C1H2 × 1+2, यहां पर रखेंगे C2H2 × 2, यहां पर रखेंगे C2S2 × 2-2, मतलब C1 2 × 1+2, यहां 2 रखेंगे क्योंकि इसका मिनिमम 2 है। अब इनको जरा हल करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। जब इनको तो C1 के मतलब कि 1 ही होगा, इसका मतलब क्या है 2 है, और ये 2 यहां कितना हो गया भैया 4 हो गया। यहां पर C2 है और ये कितना होगा 2 है 2 4, यहां पर क्या है C2 है और 2 दूना 4 में से 2 गया तो आ गया 2। तो इस प्रकार से जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। इसका मतलब क्या है, एल्केन्स का जो सबसे सिंपल सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है उसका नाम है मेथेन, क्योंकि इसका नाम होगा मेथेन, इनका नाम है मेथेन। ठीक है, अब एल्कीन्स का जो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होगा, सबसे शुरुआती होगा, उसका नाम है एथीन, जिसको हम एथिलीन भी कहते हैं। तो इनका नाम है एथीन, इनका नाम है एथीन। इसी तरह एल्काइंस का जो सबसे शुरुआती सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है उनका नाम है एथाइन, उनका नाम है एथाइन। हाँ, ये सब चीजें हम समझ लेंगे। ठीक, मेथेन एल्केन का सरल हाइड्रोकार्बन है, मतलब शुरुआती हाइड्रोकार्बन है। एथीन अर्थात एथिलीन एल्कीन का शुरुआती यानी सरल
हाइड्रोकार्बन है, और एथाइन यानी एसिटिलीन जो है यह एल्काइंस का शुरुआती जो है यानी सरल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अब इसी तरह जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स, इनके एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को जो है कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है, कुछ विशेष गुणधर्म या कुछ विशेष चरित्र के कारण। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो कहा गया था कि जो एल्केन्स होता है वो बहुत कम क्रियाशील है, जिसको कहते हैं पैराफिन्स। ठीक है। इनको आप कहेंगे पैराफिन्स, ये पैराफिन्स है। इसके बाद आएगा एल्कीन से, तो इसका शुरुआती जो है आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, मतलब शुरुआत में ही इनके डबल बॉन्ड कम से कम एक जोड़ा में तो होना ही चाहिए। लेकिन इसी तरह देखा गया कि जो आयल्स होते हैं, आयल्स, वे सभी जो है उनके वो अनसेचुरेटेड है, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इस हिसाब से इनको ऑलफिन्स कहा गया। ठीक है। इनको जो है ऑलफिन्स, इनको आप ऑलफिन्स कहेंगे। ठीक है। एल्काइंस में कोई ऐसा कुछ विशेषता नहीं मिली, लेकिन जो इसकी शुरुआती जो है एसिटिलीन है, इसलिए इसको जो है एसिटिलीन्स कहा गया। एसिटिलीन्स। इनको आप एसिटिलीन्स कहेंगे। ठीक है। तो ये इनके जो है कुछ विशेष नाम है जिसको हमें मेमोराइज करना है, याद रखना होगा। ठीक है। आप इसको जो है इसका नोट बनाएंगे, इसको आप समझेंगे, फिर आगे हम लोग अगली टॉपिक समझने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग जो है जो कार्बन के कंपाउंड है या जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके बीच में किस प्रकार के रासायनिक आबंध जो है बनते हैं या मौजूद होते हैं। अतः हम जानते हैं कि कार्बन जो है एक बहुत अद्भुत तत्व है, यानी कार्बन हर उन प्रकार के बॉन्ड बनाने में सक्षम है, बंध बनाने में सक्षम है जो इस प्रकृति में उपलब्ध है। इसी के कारण कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है। कार्बन सहसंयोजक बंध बनाने में सबसे प्रवीण है, यानी जितने भी प्रकार के सहसंयोजक बंध हैं कार्बन बनाता है। इसके साथ साथ वह कुछ आयनिक भी बना लेता है, जो हम लोग जो है आगे मतलब जो बड़ी कक्षाएं हैं यानी 11th 12th में इनके बारे में समझेंगे, लेकिन यहां पर जो है बात कर रहा है सहसंयोजक बंध की। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो रासायनिक आबंध हैं उनकी कुछ प्रारंभिक जानकारी जो है हम लोग साझा कर लें। ठीक। तो सबसे पहले तो ये बात हमारे पास होगी कि भाई ये जो रासायनिक बंध होते हैं यानी केमिकल बॉन्डिंग होती है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि अक्रिय यानी उत्कृष्ट यानी इनर्ट या नोबल गैस को छोड़कर सभी तत्व जो है उनके परमाणु जो अनस्टेबल है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सममिति में नहीं है, साइमेट्रिकल नहीं है, जिसके कारण वो आसपास से इलेक्ट्रॉन लेकर चाहे इलेक्ट्रॉन को देकर अपने निकटतम नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए रासायनिक बंध बन जाते हैं। ठीक है। तो
जैसे हम देख लें कि हमारे पास है ठीक है, नोबल गैस में कौन कौन है जिसपे ज्यादातर जो है रासायनिक अणु स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं? तो वही हमारे पास है हीलियम, नियान और आर्गन। इसके नीचे भी नोबल गैस है जिससे हमें अभी कुछ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इनका जो परमाणु क्रमांक होता है 2, 10 और 18। ठीक है, अभी जो 2, 10, 18 है, इसका जो होगा सीधे 2, इनका होगा 2 और 8, इनका होगा 2, 8 और 8। तो मतलब क्या है, हीलियम से संबंधित जितने भी परमाणु हैं वो सब अपने अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अगर रख लेते हैं तो वह अस्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब नियान और आर्गन से संबंधित जितने भी परमाणु हैं उनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ठीक है, इसी को रासायनिक बंध में ऑस्टक का नियम भी कहते हैं। अब ये कैसे निर्धारित करेंगे कौन हीलियम पे होगा, कौन नियान आर्गन पे होगा? तो इसके लिए एक ही पहचान है कि जब किसी भी परमाणु का अंतिम कोश नंबर 1 हो, यानी 1 नंबर पे हो, ठीक है, तो वह जो है हीलियम पर ही स्टेबल होगा। इसके बाद जो है अगर 1 नंबर से आगे आ गया कोश, तो उस समय आप नियान और आर्गन पर ही स्टेबल होंगे। ठीक है, इसके बाद और सभी बातें आती हैं, लेकिन हमें यहां पर अभी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार ही समझना है। तो यहां पर हम कार्बन की बात समझ रहे हैं कि कार्बन के साथ जो है सहसंयोजकता कैसे होती है। इसके लिए हमें कार्बन की परमाणु क्रमांक और कार्बन में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है उसे हमें समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो कार्बन के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो कार्बन जो है, इनका प्रतीक C है, इनका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इनकी द्रव्यमान संख्या 12 है। या आइसोटोप बताए हैं कि इनके समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया और कार्बन 14 हो गए। ठीक है, यह सभी जो है समस्थानिक। लेकिन रासायनिक बंध में जो महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो होता है परमाणु क्रमांक का। परमाणु क्रमांक यानी यहां पर हमें संख्या 6 का जो है उपयोग करना है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में मदद करता है। ऐसा क्यों करता है देखेंगे। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, आई रिपीट, फिर से हम बता रहे हैं, किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अब जो प्रोटॉन की संख्या होता है वह परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक
के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर है और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है। इसका मतलब हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। इसका मतलब कि हमको तो इलेक्ट्रॉन का वितरण दिखाना था, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण दिखाने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन का विन्यास दिखाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कैसे चलेगी, उसके लिए हमें चाहिए परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक जो है, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है निर्दिष्ट करता है। बात समझ में आ गई? लेकिन इसमें शर्त क्या है कि परमाणु उदासीन होना चाहिए, न उस पे प्लस होना चाहिए न उस पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बदल जाती है, जो परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कार्बन जो है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर देख लें कि भाई इसमें क्या है। ठीक है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है हम लोगों ने वे भी समझ लिया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन बटेगा 2 और 4 में, क्योंकि जो प्रथम कोष है जिसको हम K कहते हैं, द्वितीय कोष L, तो पहले कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरे में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को वितरित करने का सामान्य सूत्र है 2n²। ठीक है, तो ये एक अलग प्रणाली है, बस हम लोग इस फार्मूले को जाने, आगे हम लोग इसको समझ जाएंगे, अभी हम लोग बात इस पे कर रहे हैं। तो अगर ये देख लेते हैं कि जो कार्बन है, जो आपका कार्बन है, उसके लास्ट में, उसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इनका हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना लें, इनका लुईस बिंदु संरचना, ठीक है, यानी ये आपका है ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर, भाई ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो बना के देख लें, तो ये देखेंगे कि जो कार्बन है इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपका कार्बन है, इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इस कार्बन को अपने ऑक्टेट को यानी अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण यह अपने आसपास 4 बॉन्ड बनाने में सक्षम है, और इसके अलावा यह किसी अन्य परमाणु को अगर नहीं पाएगा तो अपने ही परमाणु से यह बंध बनाने में सक्षम है, और ये जो बंध बनाने का जो प्रसार होगा वह अनंत होगा। यही गुणधर्म इसको जो है इसके अंदर लाया, ऋजुबंधिता यानी कैटिनेशन ला दिया। मतलब यह है कि ये जो कार्बन है अगर किसी अन्य परमाणुओं के संपर्क में नहीं आता है
तो यह अपने ही परमाणुओं से जो है यह एक लंबा चेन, बहुत बड़ा चेन का जो है, श्रृंखला का जो है एक निर्माण कर सकता है। देख लें जैसे कि आपके कार्बन, ये कार्बन एक अनंत दूरी का जो है एक रचना दे सकता है, अनंत दूरी, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मतलब यह हुआ कि इनकी जो विस्तार है, इनकी प्रसार क्षमता है, यह अनंत होती है, इनकी प्रसार क्षमता अनंत होती है। कार्बन परमाणु का स्वयं के कार्बन परमाणुओं के बीच जो रासायनिक बंध की जो प्रसार क्षमता है वो एकदम अनंत है, और यही घटना इसके जो आधार बनती है इसके कैटिनेशन का, यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में सक्षम है। और इसी नेटवर्क बनाने की क्षमता के कारण कार्बन परमाणु से बने हुए यौगिक सर्वव्यापी हो गए, ठीक है। वो चाहे जैव संगठन हो चाहे अजैव संगठन हो। मतलब कि हम देखते हैं चाहे पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन है, कपड़े हैं जैसे कॉटन है, ये भी एक प्रकार के सेलुलोज है। मतलब ये कार्बन के ही कारण ये सब हमारे आसपास दिखाई, जितने भी पॉलीमर्स बने हैं वो ज्यादातर कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा जो इस सृष्टि की जो अद्भुत रचना है वो है जीव जगत, ठीक है। यानी जो आपके पास जो लिविंग जो वर्ल्ड है, इसमें संपूर्ण रूप से कार्बन के यौगिकों का ही योगदान है, ठीक है। चले अब हम लोग जो है समझ लेते हैं कि इनकी जो बंध बनता है किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने समझा कि भाई ये जो कार्बन होते हैं इनके अंदर सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध यानी आबंध किसे कहते हैं? तो देखो, सहसंयोजी बंध में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर एक परमाणु है और दूसरा परमाणु है, एक परमाणु यहां दूसरा परमाणु है, यानी इसमें तीन परिस्थितियां जो है संभव है। पहला ये कि मान ले कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना ये लेके, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इसने अपना 3 और इसने अपना 3। जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को इसने साझा किया। मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, कहा कि भाई मैं भी दे रहा हूं। इसने कहा कि भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, इसने कहा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, इसने कहा कि मैं जो है 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो इसने कहा कि मैं भी 3 इलेक्ट्रॉन। यानी जब किसी भी घटना में जब 2 या 2 से अधिक जो प्रतिभागी होते हैं वो बराबर बराबर मात्रा में किसी चीज का योगदान करते हैं तो उसे हम साझा कहते हैं। तो यहां पर साझा हुआ, इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर आए, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए गए। तो अब जब ये लोग जुड़े हैं तब देखिए किस प्रकार का यौगिक बना, ठीक है। तो यहां पर ये दिखाई दिया कि ए और बी है, यहां भी ए और बी है, और यहां भी ए और बी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनके बीच में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है योगदान किया गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात हमें समझना होगा कि जो एक बंध बनता है उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। एक बंध बनाने में हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है।
ठीक है। अब हम लोग जो है इसको समझेंगे कि हुआ कैसे। तो देखें, यहां एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर एक बंध बन गया, यहां दो जोड़े इलेक्ट्रॉन है, दो बंध बन गया, और यहां पे तीन बंध बन गया। क्यों? क्योंकि एक बंध बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मिल गया कि भाई यहां पर अंत में AB बना, AB और AB। ठीक है, तो ये लोग बने कैसे? तो यहां एक बंध है, यहां दुई बंध है, यहां त्रिबंध है। ठीक है, जब एक बंध बनता है तो उसे कहते हैं एकल सहसंयोजी बंध, यानी एकल सहसंयोजी बंध है आपके पास जो हो गया। इसके बाद हो गया जब दो बॉन्ड बने हैं तो इसको कहेंगे द्विसहसंयोजी बंध, और यहां पर आपके पास आ गया तीन है तो इसे कहेंगे त्रिक सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बॉन्ड की जो संख्या है ये बताती है कि किस प्रकार का सहसंयोजन बंध हो गया। तो आपके पास आ गया कि भाई एकल सह संयोजक बंध। दूसरा हो गया द्वि सह संयोजक बंध। यहां पर आपके पास हो गया त्रि या त्रि सह संयोजक बंध। ठीक है, तो मतलब हो गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एकल बंध बनेगा, जब दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो द्विबंध बनेगा, और जब तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो त्रिक सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, तो एक बार इनका थोड़ा इंग्लिश भी देख लें। तो इसको आप कहेंगे, इन्हें आप बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपको कहलाएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ये आपके पास हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ये आपके पास हो गया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब एकल सहसंयोजक बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल। अब यही घटना हम लोग कार्बन के साथ देखेंगे कि कार्बन कैसे बनाता है, आपस में ही बनाएगा। तो अगर कार्बन इस तरह की घटना करता है, अगर यहां पर अगर कार्बन इस तरह की घटना करता है तो एल्केन बनाएगा। अगर कार्बन इस प्रकार की संयोजन करता है तो एल्कीन बनाएगा, और इस प्रकार का संयोजन करता है तो एल्काइन बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम ए और बी की जगह कार्बन का उपयोग करें तो कार्बन के अंदर एकल बंध बनेगा, द्विबंध बनेगा, त्रिबंध बनेगा, और अर्थात
कार्बन इस तीनों बॉन्ड को बनाने में सक्षम है। इस प्रकार से जो है कार्बन जो एक बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि एक सक्रिय पदार्थ है, जो हर क्षेत्र में इसका जो उपयोग है, हर प्रकार के क्षेत्र में। इसीलिए इसको कहा गया कि एक वर्सेटाइल कंपाउंड है, वर्सेटाइल, ठीक है, यानी बहुउपयोगी, बहुमुखी प्रतिभा जैसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक चीज देखा। अब हम कार्बन का उदाहरण बनाएंगे और कार्बन के आधार पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब कार्बन का देखें। अगर आपके पास कार्बन है और हम 2 कार्बन ले लेते हैं, तो ये कार्बन क्या करेगा, इसका और इसका अपने इसी तरह अपने सराउंडिंग में भी कार्बन अपने यौगिक बनाएगा। चलिए एक बार हम लोग मेथेन बना के देख लेते हैं। मेथेन, ठीक है, मेथेन का निर्माण कर लेंगे। मेथेन, ठीक है, मेथेन। ये जो मेथेन है इसका जो अणु सूत्र है CH4 है। अब यहां पर एक चीज तो हम लोग देख ही ले रहे हैं कि इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको ये दिखाई देगा कि जो कार्बन है, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या है, हाइड्रोजन पाए गए, और हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन जो है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाकर संतुष्ट हो जाता है। इसलिए क्या होगा, यहां पर कार्बन अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसका अष्टक पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन ने 1 दिया है, तो इसके बदले में यह इससे 1 ले लेगा। यह भी काम यही करेगा, यह भी काम यही करेगा, और यह भी यही काम करेगा। अगर हम लोग बड़े ध्यान से यहां देखेंगे तो यह दिखाई देगा कि इस कार्बन, इस हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यहां भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, और यहां भी हर जगह 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तब क्या हुआ, ठीक है, तब तो इस प्रकार की घटना स्वाभाविक है कि आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपने क्या देखा, ये देखा कि यहां एक तो इनके बीच में एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध और एकल बंध, यानी मेथेन में एकल बंध बन गया, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि यहां पर जितने भी जोड़े पेयर में परमाणु प्रतिभागी हैं, मतलब भाग लिए हैं, उनके बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का जो है साझा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हम लोग देखेंगे कोई ऐसा उदाहरण समझेंगे जिसमें जो है, जिसमें द्विबंध का जो है इन्वॉल्वमेंट हो, उनका द्विबंध बनना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग जो है उदाहरण लेंगे एथीन का। हम लोग उदाहरण ले रहे हैं एथीन का, इसको एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। एथीन, एथीन का अणु सूत्र होता है C2H4, ठीक है, C2H4। इसका मतलब इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब इनको सजा लीजिए। आपके पास 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां भी वही घटना घटी, यहां पर भी इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन।
हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, मतलब हीलियम बनने के लिए ठीक है, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया। हाइड्रोजन, अब कार्बन क्या करेगा, तो ए कार्बन एक इनको दिया, तो इसके लिए ये कार्बन जो है इनका 2 लेगा, इसके साथ साथ अपने पास वाले कार्बन का भी लेगा, तो इसका मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया। यही घटना ये भी कार्बन करेगा, लेकिन ये भी यहां दिया है, तो यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तब इस प्रकार की घटना घटी, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। अब क्या होगा कि देखिए, इस कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए यहां हो गया द्विक सहसंयोजक बंध, और सभी हाइड्रोजनों के बीच में और संबंधित कार्बन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए 1-1 बंध बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एथीन का निर्माण हो गया, और वहां पे डबल बॉन्ड आ गया। यहां द्विबंध भी है और सहसंयोजक बंध में एकल सहसंयोजक बंध भी बना हुआ है। अब हम लोग उदाहरण लेंगे त्रिक सहसंयोजक बंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेंगे। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है, इनके लिए अब किसका हम लोग मदद लेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें लेना पड़ेगा एथाइन। एथाइन, ठीक है, इसी को एसिटिलीन भी कहते हैं, एथाइन। इसका अणु सूत्र है C2H2। C2H2 इनका अणु सूत्र है, मतलब 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। अब इनको आप कैसे अरेंज करेंगे, देखिए, आपके पास कार्बन और कार्बन होगा और आपके पास हाइड्रोजन होगा। अब इनके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रदर्शित कर दें, तो एक बात यहां क्लियर हो गई है कि हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। अब तीनों इलेक्ट्रॉन कहां साझा होंगे, वो इसी आपस में ही कार्बन करेगा, इसलिए हमें व्यवस्था कुछ ऐसा दिखाना होगा। ठीक है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दिखाना पड़ा कि भाई कि देखें, क्योंकि हाइड्रोजन तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, इसलिए हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था दिखानी, क्योंकि पता है कि यहां 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा ही होगा। ठीक है, अब इस 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिए, तो हुआ क्या, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया, लेकिन कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इसका 3 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लिया। ठीक यहीं पर भी ये भी कार्बन यही करने वाला है, यहां पर ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का जो है साझा हुआ है, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ठीक है, तो अब बंध कैसा बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, तब यहां 1-1 हाइड्रोजन का, मतलब सॉरी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए एकल बंध, और यहां 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब त्रिक सहसंयोजक बंध बन गया। तो इस प्रकार से देखा गया कि जो कार्बन है और उसके जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वह
जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं वह सब प्रकार के जो उपलब्ध बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इसकी कार्बन की प्रकृति है ना, ये कार्बन को सर्वव्यापी बना दी, वर्सेटाइल बना दी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कार्बन में बॉन्ड समझ लिया, कैटिनेशन समझ लिया। अब एक टॉपिक आपके पास है सजाती या समजाति श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज को अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो भाई देखिए, होमोलोगस सीरीज यानी समजाति श्रेणी होती क्या है? तो जो समजाति श्रेणी है उसमें एक बात कहता है कि भाई इसमें वे यौगिक लिए जाते हैं जिसमें क्रमागत जो अणु सूत्र हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, लिखा जाएगा कि वे यौगिक अथवा पदार्थ जिनके क्रमागत अणु सूत्रों के बीच CH2 का अंतर होता है उन्हें समजातीय यौगिक कहते हैं तथा परिमाणी ये हो गया परिणामी। हाँ ठीक है, परिणामी क्रम को समजाति श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम देख लें एक बार। उदाहरण में कैसे CH4 C2H6 8 10 सोन कोई भी एल्केन हो सकता है। इनका जरा रचना बनाइए। HCH2 HCH2 twice HCH2 अब यहां 3 हो जाएंगे, HCH2 यहां 4 हो जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं? आप जब आप यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे और यहां से यहां, तो हर जगह आपको CH2 का अंतर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो श्रेणी बनेगी
यह समजातीय श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, आप इसका इस स्क्रीनशॉट लें, इसको जो है आप नोट करके समझने का प्रयास करें। ठीक है,